नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। जैसा कि आप जानते हैं, आरक्षण का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हमेशा से इस पर राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती रहीं। आज भी जब से सुप्रीम कोर्ट में SC/ST के वर्गीकरण की बात की गई, तब से लेकर अब तक फिर एक बार आरक्षण का मुद्दा जो है अपने चरम पर है। आज इसी पर चर्चा में हमारे साथ हैं हरिदत्त सर। हम बात करेंगे आरक्षण की अवधारणा आई क्यों, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। आज हम पूरा शुरुआत से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेते हुए आज हमारी पूरी इस चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत सर हरिदत्त सर आपके हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। तो सर आप बताइए सर, आरक्षण की अवधारणा जी क्या है, ये क्यों आई सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे भारतीय समाज में? जी मैं ब्रिजेश जी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। अमूमन जो है कि देखिए, जो आरक्षण की अवधारणा है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए एक टूल या एक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और समाज में बराबर की समानता को दर्जा को प्राप्त करने के लिए एक अवधारणा के रूप में जन्म लेती है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर देखा जाए तो इसका, जैसा कि आपने जिक्र भी किया जी, कि राजनीतिक पार्टियां इसको जो है कि अपने हित में उसको समय समय पर अपने हित में उसका प्रयोग करती रही हैं। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में बड़े विस्तार से और गंभीरतापूर्वक चर्चा हम लोग करें। जी जी जी। और उसकी शुरुआत कब से हुई, मैं इसको एक पृष्ठभूमि में लेकर के आपको चलता हूँ। अमूमन जब आप सामान्यतः चर्चा करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आरक्षण की अवधारणा आती है। लेकिन मैं आपको ब्रिटिश काल में लेकर के चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। जब ब्रिटिश सरकार का शासनकाल था तो उस समय 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी, हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, उसमें से एक प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी। उन्होंने जो है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में कुल 14 सीटों में से 6 सीटें जो है कि गैर ब्राह्मण लोगों को आरक्षित की थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से जो है कि जब इतनी सीटों को आरक्षित किया गया, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के पहले जब स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई चल रही थी तो आरक्षण का मुद्दा तब से हमारे इस भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट में, आंदोलन में उसकी छाप हम देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इन्होंने क्या किया था कि 16 अगस्त 1932 को उन्होंने जो है कि कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी, जिसको हम सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं। जी जी जी। और इस सांप्रदायिक पंचायत में उन्होंने SC और ST को हिंदू समाज से अलग मानते हुए उन्होंने 71 सीटें उनके लिए आरक्षित की थी। और इसके बाद देखेंगे तो जो मैकडोनाल्ड थे, उनकी जो सोच थी, उनका सोच था भारतीय समाज में एक प्रकार की फूट डाल करके ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश शासन को मजबूत करना उनका एक उद्देश्य था। जब इस बात की पता गांधी जी को चलती है, टैगोर साहब को चलती है, या उस समय के बड़े लीडर्स को पता चलती है, तो ये लोग एक प्रकार से भारतीय समाज के विभाजीकरण के रूप में उसको देखते हैं। और टैगोर साहब ने तो मदन मोहन मालवीय को एक प्रकार का सुझाव दिया कि आप एक काम करिए कि जो उस समय के दलित नेता हैं, अम्बेडकर साहब हो, MC रजा हो, उनसे मिल करके जो है कि एक काम करके समस्या का समाधान निकलवाइए। और इस प्रकार देखेंगे कि मैकडोनाल्ड के इस प्रकार की अवधारणा को लेकर के अगर देखा जाए तो एक प्रकार का गांधी जी का आमरण अनशन शुरू होता है। और गांधी जी की आमरण अनशन शुरू होने के बाद हम देखते हैं कि बाद में मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने मिल करके अम्बेडकर साहब और इसके बाद गांधी जी के बीच एक समझौता करवाता, जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और उसमें देखते हैं कि 24 सितंबर 1932 को यह समझौता होता है। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि SC और ST को कुल 147 सीटें दी जाती है। उनके शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रम की बात की जाती है, बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। तो आरक्षण की अवधारणा आप देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट के अंदर शुरू हो गई थी, जैसा कि अमूमन सब लोग संविधान के लागू होने के बाद मानते हैं, लेकिन उसके पहले की अवधारणा ये है। जी जी जी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये अवधारणा आगे चलती है तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के बाद आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों की चर्चा मैं मुख्य रूप से यहाँ पर करूंगा, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि 5 आधारों पर भारतीय नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न करने की बात का सुझाव दिया गया। उसमें एक आर्टिकल में 15(1) में इस बात को मतलब कि रेखांकित किया गया। अब माजरा हुआ कि जबकि 16 की बात करें हम लोग तो उसमें लोक नियोजन की यानी नौकरियों के संदर्भ में जो है कि इस प्रकार का प्रावधान किया। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। इसके बाद देखा जाए कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ाद होने के बाद जो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण का प्रावधान था, एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं चंपक दुराई ब्राह्म मद्रास राज, जिसमें जो चंपक दुराई नाम का एक ब्राह्मण आकर के पूछता है, मतलब आता है और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार का अपना जो है कि अपील दायर करता है। और ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि चूंकि
अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ इसमें ये कि जब उनको सीट, उन्होंने बताया कि मैं योग्य होने के बावजूद भी जब हमारा संविधान कहता है कि धर्म और जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं योग्य हूँ, लेकिन योग्य होने के बावजूद भी मुझे जो है कि इन शिक्षण संस्थानों में मुझको स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार का एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और इस पर जब जजमेंट आया तो जजमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और उन्होंने मतलब चंपक दोराई के पक्ष में निर्णय दिया। और उन्होंने कहा कि चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इस बात का प्रावधान करता है कि धर्म और जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसलिए जो है कि उनके पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन सरकार का तर्क ये था कि ये कोई मतलब है कि संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के जो नीति निश्चक तत्व हैं, अनुच्छेद 46 में जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जिसमें अनुच्छेद 46 में SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक और उनकी आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके इसको लागू किया गया। जी। इसी बात को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में एक सब आर्टिकल जोड़ा गया जिसको 15(4) के नाम से हम जानते हैं। और 15(4) में यह कहा गया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको जो है कि उनकी व्यवस्था जो है कि अगर मतलब कि सरकार करती है तो उसको 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और एक प्रकार से सामाजिक न्याय को लागू करने का प्रावधान को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे, मैंने कहा कि अनुच्छेद 16 में, जो कि 16 में लोक नियोजन का प्रावधान है, तो लोक नियोजन के प्रावधान में जो है कि उसमें 7 आधारों पर भारतीय नागरिकों के बीच में, यानी 16(1) ये कहता है कि सभी भारतीय नागरिक लोक नियोजन की अवसर की क्षमता उनको प्राप्त होगी। और 16(2) कहता है कि 7 आधारों पर भारतीय नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें वही है, मतलब है कि आपका जाति, लिंग और जो है कि जन्म स्थान, मूल वंश, उद्भव और निवास स्थान, कहते हैं कि इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद 16(4) एक प्रावधान जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, अगर उनको सरकार लोक नियोजन में कोई व्यवस्था करती है, तो इसका मतलब है कि लोक नियोजन में जब व्यवस्था करती है और अगर मान लीजिए 16(1) का उल्लंघन होता है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार से एक विशेष प्रावधान को ला करके सामाजिक न्याय को स्थापित करने की सरकार की योजना थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण की अवधारणा है उस सामाजिक न्याय को स्थापित करने के एक टूल, एक औजार, एक हथियार के रूप में उसको लागू किया गया। अच्छा, तो आपने जाना कि आरक्षण की अवधारणा क्या है, और सर ने बहुत बाखूबी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अंग्रेज काल से ही, ब्रिटिश एरा से ही उसको बताने का प्रयास किया। आइए हम आगे जो है अगले क्वेश्चन चलते हैं। सर, संविधान और इसके प्रावधान क्या है? अच्छा, संविधान प्रावधान की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। जी। तो वर्तमान में सर अगर देखा जाए तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर किन मुद्दों को लेकर मतभेद है? अब आइए जरा सा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि माजरा है क्या। चूंकि इस समय आप देखेंगे तो सारे टीवी डिबेट्स में बहुत सारी चर्चाएं चल रही है और उसमें देखा जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा कह दिया है कि जिसको लेकर के अनेक राजनीतिक पार्टियां जो है कि अभी देखेंगे बीजेपी के बहुत सारे जो SC ST के लीडर से प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई कि उसमें जो है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू नहीं की जानी चाहिए और उसमें इंटरवीन करे, भारतीय संसद इंटरवीन करे जो निर्णय आया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, उस भारतीय संविधान के प्रावधान में अगर देखा जाए तो SC और ST के परिप्रेक्ष्य में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो 1980 के दशक तक आते आते अब धीरे धीरे ये व्यवस्था बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और इसके बाद देखा जाए कि जो उनकी अनुपात है, जो उनकी जनसंख्या का अनुपात है, उस जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण की व्यवस्था उनको भारतीय संविधान में की गई। अब माजरा ये है कि उसमें भी आप देखें कि SC ST में कई प्रकार की जातियाँ हैं और उन जातियों के बीच में आप देखेंगे कि उनका जो स्तर है, सामाजिक स्तर एक जैसा नहीं है। तो उस बात को लेकर के अब धीरे धीरे जब आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया तो उसमें ये इस प्रकार की संभावना व्यक्त की गई कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का बड़े धड़ल्ले से लाभ ले रही हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। और यही कारण है कि उसमें इस प्रकार की बात की गई कि कई स्टेटों में, जैसे मैं 4 स्टेटों की चर्चा करना आपसे चाहूँगा, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ 4 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो चूंकि जब इन जातियों के बीच में जो आरक्षण का लाभ जो निचले, जो महादलित बोलते हैं, जब उनको नहीं मिला तो पंजाब और हरियाणा ने एक प्रावधान ला करके उनको 2 भागों में बांटने की कोशिश की ताकि जो महादलित प्रकार की जातियां हैं उनको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन जैसे ही ये बात जो है कि आंध्र प्रदेश में गई तो आंध्र प्रदेश में एक 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी जो रामचंद्र राजू
जो एक फॉर्मर न्यायाधीश थे उनके नेतृत्व में की गई थी। वहाँ पर देखेंगे कि 4 कैटेगरी में बांटा गया। वैसे तो कर्नाटक में 5 कैटेगरी बटी हुई है, तो 4 कैटेगरी में जब बांटा गया तो 4 कैटेगरी में बांटने के बाद जो है कि उसका जो है कि उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि एक केस आता है 2004 में, मतलब कि ईसी चिनैया करके, और उसमें जो है कि पूछा गया कि क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में जो प्रावधान किया गया है एससी और एसटी के बारे में जी, क्या उनकी सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है क्या? तो 2004 में आप देखेंगे कि 2004 के केस में जब निर्णय आया तो 5 जजों की खंडपीठ ने उस पर सुनवाई की और उन्होंने माना कि 341 का जो प्रावधान है वो 341 के प्रावधान में इस प्रकार का सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है, संविधान के विरुद्ध माना जाएगा। अब माजरा की वहीं से लेकर के आप देखेंगे कि एक प्रकार का विवाद खड़ा होता है और इस विवाद के खड़ा होने के बाद अब विवाद और आगे बढ़ता है। तो जब 2014 में जब लोढ़ा मतलब कि चीफ जस्टिस थे तो उनके सामने फिर से एक बार उनका मतलब कि ये बात आई और वहाँ पर आने के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ गड़बड़ी तो है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई सही है कहीं न कहीं जो है कि महादलितों को उसका बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीसरी बात अब देखेंगे फिर जब 2020 में जस्टिस मिश्रा बने तो 5 जजों की खंडपीठ के पास फिर ये मैटर जाता है। वहाँ जाने के बाद उन्होंने तय किया कि नहीं ये तो गड़बड़ी तो है कुछ ना कुछ, तो उन्होंने कहा कि जो कि 5 जजों की खंडपीठ है, तो जब भी कोई संवैधानिक पीठ होती है तो संवैधानिक पीठ किसी भी पीठ के दिए गए निर्णय को तभी बदल सकती है जब उससे बड़ी पीठ हो। तो जस्टिस मिश्रा जी ने कहा कि मतलब कि चूंकि 5 जजों की खंडपीठ वो भी थी, ये थी, तो मेरा भाई सीमाएं हैं, मैं इस पर कुछ जजमेंट दे नहीं सकता हूँ, तो एक बड़ी खंडपीठ को हमको दिया जाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रख करके जो है कि 2020 में एक 7 जजों की खंडपीठ को उन्होंने एक इसको रिफर किया। जब 7 जजों की खंडपीठ के पास गया तो उसमें जो अभी जानते कि वर्तमान जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके नेतृत्व में 7 जजों की खंडपीठ के पास गया तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ गड़बड़ी तो है। तो उन्होंने एक प्रकार का एक जजमेंट आया और जजमेंट में ये कहा गया कि मतलब है कि जो इसको देखने के बाद उनको लगा कि मतलब कि जो आरक्षण का कोटा है एससी और एसटी का उसमें दोष तो है, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक प्रकार का अर्जेशन व्यक्त किया जजों ने कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहें तो क्या करते हैं कि एससी और एसटी के कोटे को 2 या 3 भागों में बांट करके और इसके बाद जो है कि सभी वर्गों को आरक्षण की उचित व्यवस्था हो पाए, उनको लाभ उसका मिल पाए, उनको दे सकते हैं। अब चूंकि 6 जजों की पीठ में मतलब 7 जजों की पीठ में 6 जजों ने एक निर्णय दिया था। अब माजरा ये कि इसी बात को लेकर के बड़ा विवाद है कि क्या अब उसमें एक विवाद ये भी आ जाता है कि क्या क्रीमी लेयर उसमें जो है कि अभी देखेंगे 4 जजों अभी आएंगे क्रीमी लेयर भी आएंगे, आप थोड़ा सा जोड़। हाँ, तो क्रीमी लेयर में उसमें समस्या ये आ रही थी कि जो 4 जज थे उस 4 जजों ने ये कहा था कि साहब जो है कि इसमें जो है कि ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू किया जाए, लेकिन एक विवादित मुद्दा धीरे धीरे ये बन गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि वो कोई जजमेंट नहीं है, वो एक प्रकार का अर्जेशन है। तो उसका मतलब ये है कि उसमें एक उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके एक काम करें कि इस आरक्षण व्यवस्था को 2-3 भागों में बांट करके और उसको लागू कर सकती हैं। और इसी बात को लेकर के हमारे राजनीतिज्ञों के बीच में एक प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या सब क्लासिफिकेशन करना उचित है नहीं है, इस पर चर्चा आगे चल रही है। जैसा कि अभी जानते हैं कि बीजेपी के कुछ एससी एसटी के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से उसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस पर लेकर के थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें जो है कि जानते हैं कि इसको सारी सरकार इसको समय रहते उसको सही कर लेगी। अच्छा सर, जैसे आपने क्रीमी लेयर को बारे में बात की तो हम सर हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि क्रीमी लेयर सर की अवधारणा है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बड़ा एक ज़बरदस्त मुद्दा आपने उठाया है। बिल्कुल सही बात है कि क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है ये हमको थोड़ा सा पीछे लेके चलना पड़ेगा। अमूमन ये जो व्यवस्था लागू होती है 1992 में, जब ये अभी हम आ रहे हैं, जब जनता पार्टी की सरकार 1975 में इमरजेंसी के लागू होने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे कि जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई ने उन्होंने एक बीपी मंडल आयोग की स्थापना की, यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग को हम बीपी मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इंदिरा साहनी केस के नाम में भी बहुत चर्चित मुद्दा है। तो जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 1 जनवरी 1979 ईस्वी को बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया। और उसमें जो है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की स्थापना करने के बाद उन्होंने बताया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 2 वर्ष के अंदर ही ये सरकार चली गई और जब बीपी मंडल
जो मंडल आयोग था, जब अपनी रिकमेंडेशन को उन्होंने दिसंबर 1980 में दिया, उस समय जो है कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। गिरने के बाद आप देखेंगे कि 80 में चुनाव होता है, और 80 में चुनाव होने के बाद हम देखते हैं कि जब 80 में चुनाव हुआ उनका, तो 80 में चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है। वो जो है कि जो मंडल आयोग की सिफारिश थी, जो रिकमेंडेशन थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर 1989 ईस्वी में फिर से आप देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है, और जनता दल की सरकार बनने के बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसमें जो है कि सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम जो है कि सरकार में आने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को लागू करेंगे, और पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिकमेंडेशन उसको लागू किया जाएगा। इसके बाद जब 1989 ईस्वी में जब उन्होंने उनकी सरकार आई, सरकार के आने के बाद उन्होंने 13 अगस्त 1990 को इस व्यवस्था को लागू कर दिया। लेकिन इसी समय आप देखेंगे इनकी सरकार गिर जाई, और इसके बाद जो है कि उस समय जो जनरल वर्ग के छात्र थे, उन लोगों ने मतलब इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन, जैसा कि आपने देखा कि अभी बांग्लादेश में चल रहा था, उसी प्रकार का एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। और इसके बाद 3 महीने तक हिंसा होती रही, और जो है कि अनेक जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया। और इसके बाद देखते हैं कि जब सरकार चली जाती है, तो सरकार जाने के बाद फिर से चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के आने के बाद आप देखेंगे कि उस समय मतलब कि पीवी नरसिम्हा राव मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नरसिम्हा राव जी ने क्या किया कि उन्होंने सितंबर में 1991 में इस आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया, और उसके साथ साथ जो 27% आरक्षण था, उस 27% आरक्षण को उन्होंने क्या किया कि लागू कर दिया। और इसके साथ साथ जनरल वर्ग का जो आक्रोश था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने 10% का आरक्षण जो था वो जनरल वर्ग को लागू दे दिया। अब इस बात को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या मतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को क्या संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पिटीशन दायर हुई। तो चूंकि उस समय देखें कि 9 जजों की खंडपीठ आती है, 9 जजों की खंडपीठ में 6 और 3 से निर्णय देता है कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया था, वो आरक्षण तो जायज़ है, लेकिन 10% का आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण जायज़ नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण पर दिया गया है, इसलिए आर्थिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था करना उचित नहीं होगा, वो संविधान के विरुद्ध है, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि लेकिन उसी मतलब कि जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ओबीसी में कुछ ऐसी जातियां हैं जो क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? जब आप देखते हैं कि जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करने के बाद एक देखते हैं कि मलाई लेयर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ओबीसी में ऐसी जातियां हैं जो जातियां मतलब है कि ज़्यादा पावरफुल हैं और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और वहीं से क्रीमी लेयर की एक अवधारणा बनती है। और उन्होंने बताया कि उस क्रीमी लेयर की जातियों को इस आरक्षण के प्रावधान से अलग करने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रख करके सर यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर, क्या क्रीमी लेयर जातियों से संबंधित था या क्रीमी लेयर हर जात में क्रीमी लेयर लोग आते हैं? अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, चूंकि देखिए हम SC/ST में तो भी नहीं बना, उसकी चर्चा मैं भी करूंगा। हाँ, तो देखिए ओबीसी में कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओबीसी में कुछ ऐसी जातियां हैं, पावरफुल जातियां हैं, जो जातियां जो कि काफी पावरफुल, उनको आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके एक 3 सदस्यीय एक समिति की स्थापना की जाती है रामनंदन के अध्यक्षता में, और इसके बाद देखते हैं कि 14 पॉइंट्स उन्होंने दिया था, और उन्होंने माना था कि मतलब जो इस क्राइटेरिया में आते हैं 14 पॉइंट्स में, उनको जो है कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ओबीसी का ऐसा जाति वर्ग है जिसमें आप देखेंगे कि उनका राष्ट्रपति संबंध हो, प्रधानमंत्री हो, या किसी अटॉर्नी जनरल के पद पर हो, या इस प्रकार के हो, या किसी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में हो। इसके बाद जो है कि उनके माता पिता फर्स्ट मतलब A क्लास की सर्विस करते हों, और इसके बाद जो है कि माता पिता B क्लास की सर्विस करते हों दोनों। तो इस प्रकार के 14 पॉइंट्स को उन्होंने शामिल किया, और उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की व्यवस्थाओं, इस प्रकार के अगर कोई परिवार ऐसे समाज से आता है, ऐसे पदों को होल्ड करता है, तो उनको इस प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसमें एक क्राइटेरिया जो है कि 8 लाख का निर्धारित किया गया, जबकि हम जानते हैं कि शुरुआत में 1 लाख थी, भी बढ़ा करके 4.5 लाख किया गया, फिर 8 लाख 2013 में संशोधन किया गया। उसमें ये कहा गया कि 8 लाख जिनकी इनकम है उनको जो है कि आरक्षण का प्रावधान नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें एक क्रीमी लेयर की बात है। वैसे क्रीमी लेयर का अवधारणा बहुत सटीक नहीं लगती है मुझको, लेकिन ये है कि क्रीमी लेयर की बात जो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको आरक्षण की व्यवस्था का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। यानी जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, जो आर्थिक रूप से बड़े संपन्न हैं, या जो जातिगत आधार पर अपने आप को पावरफुल पा रहे हैं, उनको इनको उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। वहीं से इस अवधारणा को ला करके इसमें लागू कर दिया। अब आपका सवाल था मुझसे कि सर क्या
एससी और एसटी में क्रीमी क्रीमी नहीं लेयर सर, ये नहीं था। जी मतलब मेरा कहना, जैसे आपने कहा कि क्रीमी लेयर कुछ विशेष जातियां, जी तो मैं कहता हूँ सर क्रीमी लेयर में जो है हर जातियों के लोग क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जैसे कोई फला जाति का है, जी 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 तो सर अगर उसमें अगर वो सक्षम हो गए तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे क्या? जातियों नहीं, जाति जाति नहीं, वही जाति परिवार, आपने बोला, परिवार की बात हाँ उसमें परिवार, चल रही वही है। जाति आपने बोला उसमें था। होता ये है कि जैसे मतलब है कि कुछ जातियों में ऐसे परिवार हैं जो ज्यादा पावरफुल जी है, हाँ, ये तो वो करना क्या है कि जैसे मतलब है आपने कि सिर्फ जाति बोला, तो उसी बात पे मैंने नहीं, आपको तो टोका, वही जात समझा में दिया कुछ दर्शकों परिवार, को। जी जात हाँ, में कुछ परिवार कुछ ऐसे परिवार, जी। होंगे कि जो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जब आप सोचिए कि अगर जात के आधार पर कैसे राष्ट्रपति बनना होगा तो कोई परिवार ही आएगा, अगर प्रधानमंत्री बनना होगा कोई मंत्री बनना पड़ेगा, या संघ लोक सेवा का अध्यक्ष बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा, ये किसी परिवार की, यानी जिनकी वही इनकम की चर्चा भी हो रही थी कि 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम होगी वो जातियां जो है वो परिवार जो है हाँ, उसमें वो शामिल परिवार, नहीं वही, होंगे। जी जी। तो इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जो चलिए, सवाल आपका, हाँ कर रहे हैं सर। हाँ। जैसा कि सर इस समय देख रहे हैं आप, जो है सुप्रीम कोर्ट में जब से SC ST में वर्गीकरण मामला आया जी। है, अभी 21 अगस्त को देखा जाए तो सभी दलित संगठन लगभग उन्होंने बोला हम भारी इसका विरोध करेंगे। ओके, तो सर इस समय बताइए, क्या ये SC ST में जो क्रीमी लेयर लागू करना उचित है या अनुचित है? इस पर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे जो लगता है ब्रिजेश जी, जो क्रीमी लेयर की अवधारणा मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना कि क्रीमी लेयर में जैसे जब वो ऊपर से एक लेयर बनती है तो हल्के हल्के एक स्पॉट बन जाते हैं, मतलब है कि वो घी के। जी, तो इसका मतलब है कि अगर हम SC और ST इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करें तो शायद ये व्यवस्था उचित नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक जो है कि 4 जजों ने इस प्रकार की बात को कही है। लेकिन अभी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो SC और ST में कोई ऐसा लेयर नहीं बना है कि जिसको हम क्रीमी लेयर के नाम से मतलब कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इस प्रकार के प्रावधान, ऐसी बात को लेकर के सभी जो है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस बात का विरोध कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिली हैं, हाँ, कई सांसद मिले और जो है कि BSP प्रमुख मायावती जी ने इस बात की चर्चा भी किया है कि अगर संविधान संशोधन ला करके अगर उसको रोकने की कोशिश नहीं किया गया तो हम चुपचाप बैठेंगे नहीं जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी SC और ST में इस प्रकार का कोई लेयर नहीं बना है, और जो है कि उसमें 4 जजों ने व्यक्त की है। अब जैसे बड़ी, चूंकि उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है, चूंकि जजमेंट तो नहीं है, आदेश तो नहीं है, लेकिन जजमेंट में जब लिखा तो जजमेंट में जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा लीगल मतलब कि लॉ में, तो उसको एक प्रकार के साक्ष्य के रूप में देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मतलब कि विधायिका एक ऐसा प्रावधान लेकर के आए और ये इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, विधेयक पारित करे, और उसमें ये बताए कि मतलब इस प्रकार की व्यवस्था इसमें लागू नहीं की जाएगी। रह गई बात कि इसी बात को लेकर के जो 21 अगस्त की बात आप कर रहे हैं, तो सभी लोग विरोध करने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या जो क्लासिफिकेशन की बात आप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर एक सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवाने के बाद जैसे कुछ लोगों की ये बात है कि जैसे मान लीजिए कि जो उसमें जाटो समाज है और कुछ अनेक प्रकार की जातियां हैं जो उन्होंने इस आरक्षण का लाभ लिया है, जो नीची में वाल्मीकि संप्रदाय और इस प्रकार की जातियां हैं, उनको कोई विशेष इस प्रकार का लाभ उनको मिला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय आप उसको जो नकारात्मक पक्ष के रूप में लोग पेश कर रहे हैं वो नकारात्मक नहीं है, बल्कि जो चीफ जस्टिस ने पूरा एक प्रावधान दिया उसमें कि जो आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था है, उस आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था को एक पूरी तार्किक तरीके से, ऐसा नहीं कि जिसको मन चाहे उसको उठा करके क्लासिफिकेशन आप कर दीजिए, उनको जो है कि कैटेगराइज कर दीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि मतलब है कि उसकी एक जांच पड़ताल करके और तार्किक तरीके से उनको जो है कि उनका क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो करिए। तो अगर मुझे ऐसे क्लासिफिकेशन अगर आता है तो मुझे लगता है कि अगर एक जांच हो और जांच होने के बाद उस पर एक निर्णय लिया जाए कि क्या इस प्रकार की जरूरत है। वैसे जरूरत तो अभी फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती भी है तो एक जांच करके उनको जो है कि पीछे पायदान में रखा जाए, आगे वाले पायदान में रखा, जैसे जिनको लाभ नहीं मिला। जैसे मैंने कहा कि जो रामचंद्र राजू थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 कैटेगरी बांटी थी। कैटेगरी ए में 1% को देने की बात की थी, कैटेगरी बी में 7% देने की बात की थी, कैटेगरी सी में उन्होंने 6% देने की बात की थी, फिर कैटेगरी डी में 1% देने की बात थी। जो 15% आरक्षण था इनको, उन्होंने इस प्रकार से सब क्लासिफिकेशन किया था। अब माजरा ये है कि जो पीछे उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने कहा कि जो चिरैया वाले केस में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 341 में दिए गए प्रावधान को इन जातियों को क्लासिफिकेशन करना एक गैर संवैधानिक होगा, जबकि वर्तमान की 7 जजों की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा गैर संवैधानिक नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार उसको देखे और तार्किक तरीके से अगर बांटना चाहती है तो बांटे। तो वो तो उनके ऊपर छोड़ दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है। तो हम हमको लग रहा है कि हम लोग उस विवाद में पड़ रहे हैं कि नहीं, जो है कि उसमें क्लासिफिकेशन की बात कर दी। हाँ, उसका महत्व थोड़ा है, चूंकि उन्होंने दिया है,
मतलब एक प्रकार के जजमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले हाई कोर्ट में जब कोई बात चैलेंज की जाएगी तो उसमें एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधायिका इस प्रकार के प्रावधान लेकर के आए और माने कि अगर सब क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी जो है कि इनको आरक्षण देने की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान देना है कि जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ कैसे पहुंचा, चूंकि एक सामाजिक न्याय की अवधारणा है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा में जब तक सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक जो है कि इस आरक्षण का कोई महत्व नहीं बचेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ आज आरक्षण मुद्दे हमारे साथ है हरिदत्त सर। अब हमने बात की आरक्षण की अवधारणा क्या है, आरक्षण का जो है प्रावधान क्या है, इसका वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय है उस पर हमने बात किया। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर देखा जाए सर आपका अपना नजरिया, जैसे सर जो है एक इतिहासकार है, और जैसे कि सर अगर आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं आरक्षण को लागू करने का सबसे कारगर उपाय क्या होगा, एक आप अपने नजरिए से हमारे दर्शकों को सर बताइए। हाँ देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का ये है कि जो आरक्षण व्यवस्था तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने की एक औजार, दुर्भाग्य इस देश का है जी कि जो एक आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो अन्य औजार सामाजिक न्याय के हैं, उनको या तो उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया या तो उनको सही तरीके से लागू करने की कोशिश नहीं की गई। और यही कारण है कि जब देखते हैं कि आरक्षण का मुद्दा आता है तो आरक्षण के मुद्दे पर एक प्रकार का बहुत बड़ा बखेड़ा या विवाद खड़ा हो जाता है। जब भी कोई बात आती है, जैसे मान लीजिए कि अदर सामाजिक न्याय की बात मैं करना चाहूँ तो जैसे फेलोशिप है या कोई परियोजना लेकर के हम आते हैं, तो हम लोगों ने इतना जोर दे दिया है इसके ऊपर कि मतलब है कि इसको जो है कि कहीं न कहीं अपने व्यवसाय और रोजी रोटी से इसको जोड़ लिया। अब माजरा ये है कि अगर मान लीजिए कि आरक्षण व्यवस्था को सही तरीके से लागू करना है तो जैसे जो जातिगत जनगणना है, जैसे बहुत लोग इसका विरोध करते हैं, मैं बड़ा मतलब एक प्रकार से आश्चर्य में रहता हूँ कि ये बताएं कि जैसे दुर्भाग्य ये है कि जो जनगणना की अवधारणा है उसमें आप देखेंगे कि SC ST की जनगणना होती है। जब जनगणना करने जाते हैं तो पूरे समाज की जनगणना होती है, धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, और अगर अब किसकी जनगणना नहीं होती है, सिर्फ मतलब कि OBC की जनगणना नहीं होती है और जनरल की नहीं होती है। अब ये बताइए कि जब कोई आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना है, कौन सा समाज कितना आगे है, कौन सा समाज कितना पीछे है। जब तक सभी जातियों की जनगणना नहीं होगी और जनगणना के आधार पर उनकी स्थिति को नहीं दर्शाया जाएगा, तब तक हम इस व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से कैसे लागू कर सकते। जैसे मैं ब्रजेश जी आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार बड़ा मतलब एक चर्चित मुद्दा रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी नौकरियों में जो मिनिमम आपकी योग्यता का निर्धारण हो रहा है, वो बड़ी नौकरियों में खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, वो कम से कम ग्रेजुएशन की बात चलती है। अब जैसे जब वहाँ पर जातिगत जनगणना हुई तो सबसे अधिक ग्रेजुएशन यानी 10,000 में ग्रेजुएशन मतलब कि पास करने वाले जो सबसे अधिक बड़ी जाति थी वो जो है कि अधिक कश्यप जाति थी। और इसके बाद देखेंगे कि वो लोग जो है कि 1,000 से ऊपर जो है कि उनकी प्रत्येक 10,000 पे 1,000 से ऊपर उनकी ग्रेजुएशन या उससे बड़ी डिग्री को प्राप्त करने वाले हैं। उसी प्रकार से अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 564 आता है। अगर बिहार में अगर हम और जाएं और देखने की कोशिश करेंगे किनकी, अब जैसे SC की बात यहाँ चल रही तो मैं SC की बात करना चाहता हूँ। जैसे वहाँ एक जो है कि जाति जिसको हम धोबी कहते हैं, उनकी 10,000 में जो उनके जो है कि ग्रेजुएशन या उससे अधिक मतलब है कि डिग्री को प्राप्त करने वाले जो उनके छात्र हैं वो है 257। उसी प्रकार से अगर आप हम नीचे जाएं, एक है पासी, तो पासी में 213। उसी प्रकार से अगर और नीचे हम आए तो देखिए जो चर्मकार है, जो बाबू जगजीवन राम का मतलब बिरादरी है, तो उसमें देखेंगे तो उनका है 113। और पूरे बिहार को अगर देखेंगे तो 97 है। उसी में अब SC में हम नीचे अगर आए तो एक धुरिया है और एक देखेंगे मुसहर जाति है। उनके कितने हैं? 10,000 में मात्र 6 और 5 ग्रेजुएशन प्राप्त करें। अब सोचिए आप कि जातियों के अंदर कितना अंतर दिख रहा है जी, अंतर जातियों में भी कितना अंतर है। तो अगर मान लीजिए कि ये जनगणना अगर हम नहीं करते हैं तो हमको इस बात का पता कैसे चलेगा कि कौन जाति पिछड़े पायदान पर है और उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि मतलब है कि, और कुछ लोग कहते हैं कि इससे तो हाय जाति जो है कि जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अरे जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा नहीं मिलेगा, हमको दिल बड़ा करना पड़ेगा। और दिल को बड़ा करने के बाद जो है कि जिन जातियों का समान प्रतिनिधित्व नहीं समाज में है, कोई समाज सफल सुखद समृद्ध कब होता है? जब उनका बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। जब उनका बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम इस समाज को या इस देश को आगे कैसे लेके जाएंगे? अब सोचिए कि उसी SC और ST में एक धोबी जाति है जिसका 257 है, यानी मतलब कि 2.5% से ऊपर है, और जो सबसे निचले मुसहर जाति है उसका 0.05% है। तो अब उन जातियों के अंदर कितना अंतर है? तो आप एक प्रकार से है कि जिस जातिगत जनगणना को शुरू करवा करके और जिनकी स्थिति जो है
उस स्थिति को लागू करने की कोशिश करिए। और उस स्थिति को लागू करेंगे तो जातिगत जनगणना को लागू करके जिनकी जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर एक व्यवस्था को बना करके और उन जातियों को मतलब कि उन जातियों के ऊपर जो है कि लागू करके उनको समाज के बराबरी के दर्जा में लाकर खड़ा किया जाए। अगर ऐसा आप नहीं करते तो इस आरक्षण के मुद्दे पर लेकर बार बार बवाल होता रहेगा और इसका कोई जो इसका मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय की अवधारणा, उस सामाजिक न्याय की अवधारणा पूरा नहीं हो पाएगी। तो सर जैसा कि आपका कहना है सर, जैसे कि मैं उदाहरण में से देता हूँ, एक ब्राह्मण गरीब हो सकता है जी, और एक एससी जो है अगर मुसहर भी वो जो है अमीर हो सकता है, क्योंकि इतना विविधता है उसके। अगर 4 नौकरियां आ गई है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार है, तो अगर वो मतलब एकदम जातिगत जो है जो जनगणना ये आप बात कर रहे हैं, इसको सर थोड़ा सा और सरलतम। अच्छा, अब जैसे देखिए आपने मुद्दा छेड़ दिया वो आर्थिक वाले मुद्दे को। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब आपने कहा कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी सर, वही इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो 103वां संविधान संशोधन ला करके संसद ने जो है कि 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया है। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे अभी आपने क्रीमी लेयर की बात की, आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि किसी, जैसे मैं मीणा जात की ले लेता हूँ, हाँ, मीणा जात तो चलती रहती है, सर मीणा हर रिजल्ट में जो 50 होते हैं, हाँ उनके होते हैं जी। अब माजरा यह कि हो सकता है कि एक परिवार में मतलब 4-5 आईएएस हो सकते हैं जी, हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति मतलब बेहतरीन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि हम परियोजनाओं का लाभ जब देते हैं तो 90% लोग खा जाते हैं और 10% क्या करते हैं कि शायद गरीबों तक पहुंचता है। जिसका मतलब ये तो नहीं कि योजनाओं को बंद कर देंगे हम। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना के आधार पर परिवार को जब जातिगत जनगणना कराएंगे तो ब्रिजेश जी, जब हमारे मास्टर साहब लोग जाते हैं तो घर पे पूछते हैं आपसे कि आप बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने नौकरी करने वाले हैं, आपका घर पक्का है कि आपका घर कच्चा है, कि आपके घर में 2 व्हीलर है कि नहीं है, 4 व्हीलर की है कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जब जातिगत जनगणना कराएंगे तो सारी व्यवस्थाओं को लागू करके क्या करना होगा कि एक हमारे पास आंकड़ा आएगा कि एक परिवार की सिचुएशन क्या। अब इसका मतलब ये कतई नहीं लगाइएगा कि इसका मतलब है कि जनगणना को लागू करने के बाद जो है कि उसमें जिनकी स्थिति बहुत बेहतर आर्थिक आधार पर हो गई उनको हटा दीजिए, वो तरीका सही नहीं होगा जी। क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण सही नहीं, चूंकि बहुत से ऐसे, अभी जैसे मैं एससी और एसटी की बात आपसे करना चाह रहा हूँ, बहुत से मैं अपनी आंख से देखता हूँ कि आईएएस बन गए हैं लेकिन अभी भी जातिगत दंश उसको झेलना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी जाति आ जाए, जैसे मीणा की बात कर रहे हैं, अब मीणा जात को कोई ये नहीं कह सकता है, उनके पास इतनी पावर है कि उनको ये नहीं कोई कह सकता है कि तुम जातिगत आधार पर ये चीज है। जब आपके जाति में इतना सशक्तिकरण हो जाता है कि आपके जाति के नाम को लेकर के अगर कोई चैलेंज नहीं किया सकता, कोई आपको धमका नहीं सकता है, फिर आप इस व्यवस्था से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि अगर मान लीजिए, मैं एक और तरीका आपको बताऊं, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि हम लखनऊ में मान लीजिए बैठे हुए हैं, वहाँ पीजीआई पर एक डॉक्टर की भर्ती आई और सुपर स्पेशलिस्ट की डॉक्टर की भर्ती उसमें है। अब मान लीजिए कि आपने कैटेगराइज कर दिया और उसमें जो है कि इन जातियों को बाहर निकाल दिया और जो मतलब महादलित है उनको आपने रिजर्वेशन दे दिया। तो स्वाभाविक चीज है कि जिसकी कंडीशन आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन 0.05% है, अब मान लीजिए कि उनको जो है कि अगर उनको बाहर कर देते हैं तो जो वो पद आप निकाले हैं, तो एक बड़ा आरक्षण में आप देखते हैं कि बड़ा गलत तरीका से इस्तेमाल होता है और उसमें आप देखते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं जी, समझ रहे हैं। तो उसका मतलब ये वो क्या करते हैं कि उसको बोल करके और उस पद को वहां से हटा करते भाई किसके योग्य कोई है नहीं। तो स्वाभाविक चीज है कि जब आप महादलित को मतलब कि शामिल करेंगे और जो है कि दलित में जो ऊपर की जातियां उनको शामिल नहीं करेंगे तो उनका प्रतिनिधित्व हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ पाएगा और इस कारण जो है कि उस समाज में जब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ पाएगा तो उनका सशक्तिकरण आप कैसे करेंगे। तो स्वाभाविक सी चीज है कि कुछ ऐसे परिवार होंगे तो परिवारों की गणना आप करें और परिवारों की गणना करने के बाद इस आरक्षण व्यवस्था में निकालें ना उनको। अभी एससी एसटी में इतनी पावरफुल लोग नहीं हुए हैं, उनको सबसे पीछे वाले पायदान में खड़ा कर दें। यानी जो आरक्षण है सबसे पहले महादलित को, फिर कुछ ज्यादा दलित को, फिर इसके बाद दलित को मिले। इस प्रकार का कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं तो वो फिर मेरे लिए मुझको लगता है उचित होना चाहिए और उस पर किसी को भी बात। थोड़ी सी मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जैसे जब हम लोग आरक्षण पर बहस करते हैं ना, तो जब हमारी जाति की बात आती है तो हम ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। तो स्वाभाविक चीज़ है कि मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ही के समाज के लोग पीछे हैं
और हमको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बड़ा दिल दिखा करके जो है कि उनके साथ एक प्रकार का सहयोग करना चाहिए। जी जी और सर जी, तो ये थी हमारी खास बातचीत आरक्षण के मुद्दे के लिए। आरक्षण के मुद्दे को हमने आज पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझते हुए एक आधुनिक काल तक समझा है। इस समय जिस प्रकार से फिर से आरक्षण का मुद्दा उठा हुआ, इस पर भी समझा, SC ST के वर्गीकरण क्या होता है, इस पर भी हमने समझा। ऐसे ही करंट के टॉपिक के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए जुड़े रहे TDV News 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।